सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 22 दिसंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में हमास हो रहा मजबूत, बढ़ा रहा अपना कंट्रोल, अमेरिकी सेनेटर का दावा। फिलिस्तीनी कैदियों के लिए मगरमच्छों से घिरी जेल बनाने का प्रपोजल, बेन गुविर के जुल्म ने हिला डाला। स्पेन को मिलेगी गजा से हमदर्दी की सजा। इसराइल के हथियार रोकने के बदले में अमेरिका ने बनाया कौन सा सजानामा। एक पैर वाले बुजुर्ग फिलिस्तीनी ने दिखाया हौसला, सेटलर्स से कैसे बचाया अपना खजाना, दिखाएंगे हम। फ्लोटिला से गजा की मदद लाने वाले ब्रिटिश मुस्लिम को मिलेगी सजा। ब्रिटेन में एक्टिविस्ट पर कार्रवाई का प्लान। ईरान और तुर्की का व्यापार बढ़ा, कई बिलियन डॉलर का मुनाफा काट रहे दोनों भाई। और सूडान में भरे बाजार पर ड्रोन अटैक, विदेशी मर्सिनरीज भी लड़ रहे जंग। शुरुआत करते हैं इस शो की। जितनी थी हेडलाइंस हमेशा की तरह उससे ज्यादा होंगी खबरें, और कई अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर यह है कि मजबूत हो रहा है हमास। अमेरिका का कट्टरपंथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम इसराइल में मौजूद है 2 दिन के लिए। उसने कल रात अपनी विजिट के दौरान कहा कि गजा में हमास न सिर्फ हथियार डालने से इनकार कर रहा है, बल्कि दोबारा खुद को हथियारों से लैस कर रहा है, रीआर्म हो रहा है और अपनी पकड़ भी गजा पर मजबूत कर रहा है। एक वीडियो स्टेटमेंट में ग्राहम ने कहा कि उसको लगता है कि हमास डिसआर्म नहीं हो रहा, बल्कि रीआर्म हो रहा है। यानी निहत्था नहीं हो रहा, हथियार नहीं डाला, बल्कि और हथियार इकट्ठा कर रहा है और गजा में अपनी पावर मजबूत करने में लगा हुआ है। ग्राहम ने यह बयान इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी वीडियो में दिया। यानी उसके बयान को नेतन्याहू के दफ्तर ने रिलीज किया है। उसने कहा कि हमास गजा में कंट्रोल छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अमेरिकी सेनेटर ने यह भी दावा किया कि सिर्फ हमास ही नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह भी इसी तरह दोबारा हथियार जुटाने की कोशिश कर रहा है। एक और बात जो ग्राहम ने कही कि हमास अगर हथियार ना डाले तो इसराइल पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करे, ये इजाजत उसे मिलनी चाहिए, और ये बात मैं डोनाल्ड ट्रंप से कहूंगा। अब दूसरी खबर इसी बंदे से रिलेटेड है। इसराइल से बेपनाह मोहब्बत करने वाले अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि गजा में कोई इंटरनेशनल फोर्स लड़ने नहीं आएगी। अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ कहा है कि गजा के लिए जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जा रही है वो तब तक गजा में काम नहीं कर पाएगी जब तक हमास को निहत्था नहीं किया जाता, उससे हथियार नहीं छीने जाते। यानी ये बंदा भी हमास से हथियार छीनने को सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानता है। टेल अवीव में द टाइम्स ऑफ इसराइल से बात करते हुए ग्राहम ने 2 टूक कहा कि कोई भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF जो गजा के लिए प्रपोज है वो यहां आकर लड़ाई नहीं लड़ने वाली। इसराइल की विजिट के दौरान ग्राहम ने कहा कि पहले हमास को हथियार छोड़ने होंगे, उसके बाद ही किसी बाहरी फोर्स की एंट्री की बात हो सकती है। ये विजिट एक ऐसे वक्त में हुई है दोस्तों जब इसी हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका जाना तय है, जहां उसकी मुलाकात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से होनी है। मतलब साफ है, गजा में लड़ाई का बोझ कोई इंटरनेशनल फोर्स उठाने वाली नहीं, ये ग्राहम कह रहा है। और हमास को हटाने का काम बाहर वालों के भरोसे छोड़ने का कोई मूड भी नहीं है। तो फिर ये काम करेगा कौन? हमास से हथियार लेगा कौन? हमास हथियार डालेगा कैसे? ये भी एक सवाल है। फिलिस्तीनियों को मगरमच्छों से घिरी हुई जेल में रखने का प्लान है। इंतहा है जुल्म और नफरत की। सुनिएगा इस स्टोरी को ध्यान से, शायद रुएं आपके खड़े हो जाएं। इसराइल के कट्टरपंथी मिनिस्टर ने एक बार फिर जहर उगला है। इस्राएली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गुविर ने फिलिस्तीनी कैदियों के लिए एक ऐसी जेल बनाने का प्रपोजल दिया है जिसके चारों तरफ मगरमच्छ होंगे। अगर बेन गुविर ये कह रहा है तो ये सिर्फ बयान नहीं, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है और नेशनल सिक्योरिटी में उसके हल्के में जेलें भी आती हैं। लोकल मीडिया के मुताबिक इस्राएली प्रिजन सर्विस इस अजीब और खौफनाक प्रपोजल की जांच कर रही है। कहा गया है कि मगरमच्छों से घिरी जेल इसलिए बनाई जाएगी ताकि कोई कैदी भाग ना सके। भाग कौन रहा है वहां? तुम तो आम लोगों को भागते हुए गोली मार देते हो, औरत बच्चे को। प्लान कुछ और है। चैनल 13 है इसराइल का, उसके मुताबिक बेन गुविर ने यह प्रपोजल पिछले हफ्ते एक मीटिंग में प्रिजन सर्विस यानी जेल सर्विस के चीफ कमिश्नर कोबी याकोबी के सामने रखा। बताया जा रहा है कि यह जगह नॉर्थ इसराइल में हामिद गादेर एरिया के पास है, जहां पहले से एक क्रोकोडाइल फार्म यानी एक मगरमच्छों का फार्म हाउस और एक जू चिड़ियाघर मौजूद है। यह इलाका ऑक्यूपाइड सीरियन गोलान और जॉर्डन बॉर्डर के करीब पड़ता है।
वहां ये मगरमच्छ वाली जेल बनाने का प्रपोजल है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसराइली पार्लियामेंट पैलेस्टीनियन कैदियों को फांसी देने वाले बिल पर वोटिंग की तैयारी कर रही है। और अब ये मगरमच्छ वाली जेल, ये वही बिल है जिसे बेन गुइन ने पेश किया था और जो पहली रीडिंग में पास भी हो चुका है। इस वक्त इसराइल की जेलों में 9,300 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैद हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जेलों में टॉर्चर, भूख और मेडिकल नेग्लेक्ट की वजह से कई कैदियों की जान जा चुकी है। दोस्तों, जुल्म अब सिर्फ बम और गोलियों तक महदूद नहीं रहा। अब जेलें भी दरिंदगी का ऐलान बनती जा रही हैं। न जाने कितनी खबरें, जेलों से हैवानियत की खबरें जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं इसराइली जेलियों से। लेकिन ये तो अपने अलग किस्म की खबर है कि फ़लस्तीनी कैदियों को हर वक्त मगरमच्छों से घेर कर रखो। हमने तो ऐसे जुल्मों के बारे में हिटलर की भी कोई कहानी नहीं सुनी थी। ये क्या है? गजा और फिलिस्तीन की हिमायत करने वाला स्पेन अब खुद खतरे में है। अमेरिका और स्पेन के बीच टकराव तेज होने वाला है। इसराइल को जाने वाले हथियार रोकने के लिए अब स्पेन को सजा मिल सकती है। गजा में सीज फायर के बीच अमेरिका और स्पेन के रिश्तों में जबरदस्त टेंशन खुलकर सामने आ गई है। अमेरिका अब स्पेन के जहाज़ों पर सख्त पाबंदियां, सख्त सैंक्शंस लगाने की सोच रहा है, क्योंकि गजा की जंग के दौरान स्पेन ने इसराइल के लिए हथियार ले जा रहे जहाज़ों को अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। बोले यहाँ हॉल्ट नहीं होगा। और ये पाबंदी स्पेन की तरफ से आज भी जारी है इसराइल जाने वाले जहाज़ों पर कि अगर कोई हथियार ले जाएगा ना, हमारे बंदरगाह नहीं इस्तेमाल कर सकता। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब स्पेन के झंडे लगे जहाज़ों की अमेरिकी बंदरगाहों पर एंट्री बैन कर सकता है। अमेरिका में वो नहीं घुस सकते, या फिर हर सफ़र पर करीब $23 लाख तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसराइली चैनल 14 के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि स्पेन का फैसला मैरीटाइम ट्रेड यानी समंदर से होने वाले व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं स्पेन साफ कह चुका है कि वो अपने बंदरगाहों या एयर स्पेस का इस्तेमाल गजा में इसराइली जंग से जुड़े हथियार भेजने के लिए नहीं होने देगा। मामला उस वक्त और भड़क गया दोस्तों, जब स्पेन ने एक अमेरिकी जहाज को अपने पोर्ट में, अपने बंदरगाह में घुसने से रोक दिया। स्पेनिश अफसरों का कहना है कि उस जहाज में इसराइल के लिए हथियार आए थे अमेरिका से। इसके बाद अमेरिका ने जवाबी कदमों की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी फेडरल मैरीटाइम कमीशन ने कंफर्म किया कि वो स्पेन और उससे जुड़ी शिपिंग कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन पर गौर कर रही है। मतलब साफ है, गजा के मजलूम लोगों की हिमायत अब स्पेन को बड़ी कीमत देकर चुकानी पड़ सकती है। स्पेन के लिए आप क्या कहेंगे? अब सुनिए एक पैर वाले उस फिलिस्तीनी की कहानी जो इसराइली सेटलर्स के सामने आज भी डटकर खड़ा है। ये शख्स हौसले की मिसाल है। इसराइली जुल्म में उसने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन हौसला नहीं खोया और वो अपनी जमीन का 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। उसका पहनावा देखकर आप में से कुछ लोग उसे अफगानी या पाकिस्तानी समझ सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो प्योर फलस्तीनी है जो हर जुल्म के सामने सीना थाने खड़ा हुआ है। वेस्ट बैंक में एक इलाका है हेब्रोन, एक शहर है। उसमें एक गांव आता है या एक कस्बा आता है मसाफिर यत्ता। उसके अंदर ये फिलिस्तीनी शख्स रहता है और इसका नाम है सईद अल ओमार। कुछ न्यूज़ नेटवर्क लिखता है कि इसराइली सेटलर्स के लगातार हमलों में उसका एक पैर कट गया। सेटलर्स का मकसद था फिलिस्तीनियों को डरा कर वहां से निकाल देना, यानी एथनिक क्लिंजिंग। लेकिन सईद आज भी अपनी ज़मीन पर मौजूद हैं, डट कर खड़े हैं। हर हमले के बावजूद वो कहते हैं ये मेरी ज़मीन है, मैं मालिक हूँ यहाँ का और मैं यहीं रहूँगा। बाहर से आए भूतों के डर से अपनी ज़मीन नहीं छोड़ सकता। ये कहानी सिर्फ एक ज़ख्म की नहीं, ये डट कर खड़े रहने की कहानी है। ये उस हौसले की कहानी है जो कभी दम नहीं तोड़ता। ये फ़लस्तीनियों का हौसला है। अब सुनिए एक और अलग तरह की खबर। जो खुद गजा की कोई मदद नहीं कर पाए, अब वही मदद करने वालों को सजा देने का प्लान बना रहे हैं। ब्रिटेन की गवर्नमेंट अब एक ब्रिटिश फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। उसका नाम है ज़ाहिर बिरावी, जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसके हमास से लिंक हैं।
اسرائیلی میڈیا نے اس خبر کے ساتھ جو تصویر لگائی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ظاہر کو ایران میں قتل کیے گئے اور حماس کے چیف رہے اسماعیل ہانیہ کے ساتھ بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ جو سب سے آگے کی طرف ہے وہی انہی کا نام ہی ظاہر ہے۔ رپورٹ کے مطابق یو کے ٹریزری کا سینکشنز والا دفتر یہ دیکھ رہا ہے کہ ظاہر براوی کو کاؤنٹر ٹیرر سینکشنز کے قانون کے تحت لایا جائے یا نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے ایسٹ فریز ہو جائیں گے اور بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ہی باقی سب جائیداد اور بینیفٹس پر روک لگ سکتی ہے۔ برٹش میڈیا لکھ رہا ہے کہ ظاہر براوی وہی شخص ہے جو غزہ کے لیے 8 فلوٹیلا سے جڑا رہا، یعنی وہ جو سمندر سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں کا ایک بڑا قافلہ غزہ کی مدد کرنے راشن، روٹی، دوائی، پانی لے جا رہا تھا، یہ وہی بندہ ہے۔ یہ بندہ بھی اس 8 فلوٹیلا سے جڑا تھا، یعنی وہ لوگ جو سمندر کے راستے غزہ میں مدد پہنچانے نکلے تھے، ظاہر ان میں سے ایک تھا۔ اسرائیلی تھنک ٹینک میئر آمد سینٹر پہلے ہی دعویٰ کر چکا ہے کہ ظاہر براوی یورپ میں حماس کے لیے کام کرتا رہا ہے اور اسرائیل نے تو اسے 2013 میں ہی ٹیرر لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ اسرائیل نے اب وہ فلسطین کے لیے اور غزہ کے لیے کام کرے گا تو اسرائیل اسے ٹیرر لسٹ میں ڈال ہی دے گا، کیونکہ اسرائیل کے لیے غزہ میں رہنے والا بچہ ٹیررسٹ ہے۔ تو غزہ کے لیڈرز کے ساتھ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ بیٹھنے والا کون ہوگا؟ اور کا نظریہ آپ جانتے ہیں۔ ایران اپنے بھائی ترکی کے ساتھ بزنس مضبوط کر رہا ہے اور اس چکر میں موٹا مال بھی کما رہا ہے۔ جی، جو لوگ ترکی یا ایران کے خلاف ایجنڈا چلاتے رہتے ہیں ان کے منہ پر یہ نمبر اور یہ خبر خود کالک مل رہے ہیں۔ ایران کی مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ ہے، کسی اور کی نہیں، 21 دسمبر کی شام کی۔ لکھا ہے ایرانی کیلنڈر ایئر کے پہلے 6 مہینوں میں یعنی 21 مارچ سے 22 ستمبر 2025 تک ترکی کو ایران کا نان آئل ایکسپورٹ 14% بڑھ گیا ہے۔ بزنس پہلے سے چل رہا تھا، یہ اور بوم ہو گیا۔ اس دوران ایران نے ترکی کو قریب $2.7 بلین کا نان آئل مال بھیجا ہے۔ او مائی گاڈ، وزن کے حساب سے یہ بڑھت اور بھی زیادہ رہی، یعنی قریب 22%۔ اسی پیریڈ میں ایران ترکی کے بیچ کل ٹریڈ $7.42 بلین تک پہنچ گیا، جو ایران کے ٹوٹل فورن ٹریڈ کا قریب 13% بیٹھتا ہے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے 13% کا شیئر، یعنی دنیا کے ساتھ جتنا ویپار کر رہا ہے نان آئل پروڈکٹ کا، ایران 13% ترکی کا ہے اس میں۔ ترکی اس دوران ایران کا تیسرا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر بن کر ابھرا ہے۔ دونوں ممالک کے بیچ سب سے زیادہ ایکسپورٹ پیٹروکیمیکل اور آئل بیسڈ پروڈکٹس کا رہا، یعنی ویسٹ کی پابندیاں جھیل رہی ایران کی اکنامی کے لیے ترکی ایک بڑا سہارا بن کر ابھرا ہے۔ مطلب صاف ہے، سیاست اپنی جگہ لیکن بزنس اپنے راستے پر تیزی سے چل رہا ہے۔ یہ خبر ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ملک کے لیے اس کا فائدہ سب سے پہلے آتا ہے اور باقی مقصد وغیرہ یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ میں ایسی خبروں کو خوش ہو کر کیوں پڑھتا ہوں؟ جنہیں دشمن دکھایا جاتا ہے جب وہ کسی خبر میں قریب دکھتے ہیں نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پروپیگنڈا ایجنڈا چلانے والوں کی جیسے سلگتی بڑا مزہ آتا ہے۔ میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ 2 بھائی آپس میں مل کے مال کما رہے ہیں، بہت بڑھیا۔ امریکہ کے ساتھ ایران نے ڈیل کرنے کا اشارہ دیا ہے، مگر شرطوں کے ساتھ۔ ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی فیئر ڈیل کے لیے تیار ہے، لیکن دادا گیری دکھانے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت تبھی دوبارہ شروع ہوگی جب وہ یہ ثابت کرے کہ وہ برابری اور عزت کے ساتھ بیلنسڈ ایگریمنٹ چاہتا ہے، نہ کہ شرطیں تھوپنے والی ڈیل۔ اراغچی نے بتایا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ اپنا ڈپلومیٹک چینل اس وقت سسپینڈ کر دیا تھا جب ایرانی نیوکلیئر فیسلٹیز پر بنا اکساوے کے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، خاص طور سے امریکہ کی طرف سے ملٹری سٹرائکس کی گئی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی صاف کیا کہ ایران آج بھی دروازہ بند نہیں کر رہا ہے، امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی نیوکلیئر ڈیل تبھی ہوگی جب وہ میوچل رسپیکٹ یعنی برابری کی ایک دوسرے کو جو اہمیت ہے وہ دی جائے گی اور برابری کے اصول طے ہوں گے، تبھی بات ہوگی۔ سوڈان سے ایک اور خون سے سنی خبر سامنے آئی ہے۔ دارفور کے نارتھ حصے میں ایک بھیڑ سے بھرے بازار پر ڈرون اٹیک ہوا جس میں کم سے کم 10 لوگ مارے گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے بتایا کہ حملہ ویکنڈ پر ہوا، لیکن کس نے کیا اب تک صاف نہیں ہوا۔ اسی بیچ سوڈان کے دوسرے حصوں میں لڑائی اور تیز ہو گئی ہے۔ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ایڈ ورکرز کو کڈو گلی شہر سے نکلنا پڑا، بلکہ انہیں نکالا گیا، ریسکیو فورس بھیجی گئی۔ اپریل 2023 سے چل رہی اس سول وار میں
अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं, करीब 1.2 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं और सूडान आज दुनिया की सबसे बड़ी भुखमरी और डिस्प्लेसमेंट की मार झेल रहा है। सूडान से जुड़ी एक और खबर है। एक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि सूडान की जंग में अब मर्सिनरीज यानी विदेशी किराए के लड़ाके यानी भाड़े के लड़ाके भी उतर चुके हैं। एएफपी की एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फलस्तीन के हिमायती मुल्क कोलंबिया के सैकड़ों एक्स सोल्जर्स मोटी तनख्वाह के लालच में सूडान पहुंच गए हैं। ये लोग दारफुर तक फैले एक पूरे नेटवर्क के जरिए लाए गए और सीधे आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के साथ लड़ते पाए गए। रिपोर्ट बताती है कि एंडीज पहाड़ियों से लेकर दारफुर के मैदान तक एक पूरा रूट काम कर रहा था। फैमिली के लोगों के इंटरव्यू, कंपनी रिकॉर्ड और मैदान से आए वीडियो फुटेज की लोकेशन से ये साफ हुआ कि कोलंबियाई मर्सिनरीज कैसे आरएसएफ की ताकत बढ़ा रहे हैं। वही आरएसएफ जिस पर जेनोसाइड के इल्जाम लग चुके हैं। फिलहाल सूडान में हालात और ज्यादा खौफनाक होते जा रहे हैं। ना इधर ना उधर, ना लाग ना लपेट, ना गद्दार ना वफादार, बस खबर की तरह खबर हमने आप तक पहुंचा दी। कई खबरें पहुंचाई फैक्ट्स के साथ। एजेंडा प्रोपेगेंडा यहाँ नहीं चलता। उसके लिए बहुत से चैनल्स हैं जिन्हें वो देखता हूँ, वहाँ जा सकते हैं। मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स न्यूट्रल हैं जो सिर्फ खबरें देखना चाहते हैं। बताइए, वो लोग कहते हैं कि फलाने को ये कहो, फलाने को वो कहो, जो हमारे मीडिया पर सिर्फ एक की भक्ति और दूसरे को गालियां देखने को गोदी मीडिया कहते हैं, वो हमसे गोदी मीडिया बनने को कहते हैं। ये नहीं होगा, ये आपका चैनल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।